गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट 2 क्लास हम इकोनॉमी की पढ़ चुके हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना वर्ष 2024 में। किसने मान्यता दी कि ये सर्वश्रेष्ठ बैंक है? मान्यता प्रदान की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इसने मान्यता दी। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? ये तो भारत का भारतीय स्टेट बैंक जो है शीर्ष पर है भारत में, ठीक है? लेकिन इस मैगजीन के अनुसार विश्व स्तर पर देखें तो कौन सा बैंक शीर्ष पर है? आईसीबीसी। आईसीबीसी बैंक शीर्ष पर है। क्या नाम है इस आईसीबीसी का? फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। 2024 में भारत शीर्ष 50 जगह में जगह बना पाया। वैश्विक स्तर से देखें तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थान कौन सा है? 49। लेकिन भारत में तो पहले स्थान पर है ना? चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023 और 24, ठीक है? क्या होगा? सर्वे ऑन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, HCES। HCES है ना? कौन जारी करता है? कौन करता है सर्वेक्षण, है ना? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण जारी किया गया है। एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? मोस्पी। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा इसे जारी किया जाता है, इस सर्वेक्षण को। क्या होता है इस सर्वेक्षण में? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पारिवारिक उपभोग व्यय। उपभोग कंजप्शन, व्यय खर्च, परिवार के स्तर पर कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इसका सर्वेक्षण करवाया जाता है। भारत सरकार इसे करवाती है, ठीक है? तो लिख सकते हैं आप, भारत सरकार द्वारा परिवार के उपभोग कंजप्शन, परिवार के उपभोग कंजप्शन और
व्यय, खर्च, एक्सपेंडिचर, व्यय पैटर्न को व्यय पैटर्न को समझने के लिए, किसके लिए? समझने के लिए ये सर्वेक्षण भारत सरकार करवाती है। आप इसे यूँ ही ठीक है ना? क्या पता चलता है इस सर्वेक्षण के माध्यम से? इस सर्वेक्षण के माध्यम से, इस सर्वे के माध्यम से जो हुआ है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करवाया गया। ये जो सर्वेक्षण है, माध्यम से क्या पता चलेगा, ये हम जानेंगे आगे, लेकिन कहाँ करवाया गया है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण स्तर पर भी देखेंगे और शहरी स्तर पर भी देखेंगे। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग क्या है, कंजप्शन क्या है, और शहरी क्षेत्रों में उपभोग क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना खर्च किया जाता है परिवार के ऊपर, परिवार के खाद्य सामग्री, कपड़े, अन्य संसाधन जो है ना? अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर कितना खर्च किया जाता है, और शहरी क्षेत्रों में कितना खर्च जीवन को जीने के लिए आता है, उसे देखेंगे। तो इस सर्वेक्षण के माध्यम से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति औसत कितना? औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, उपभोग व्यय कंजप्शन का जो खर्च है, वो कितना है? तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय मासिक कितना आता है ग्रामीण क्षेत्रों में? 4,122 रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.25% क्या है? अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 9.25% अधिक है, वृद्धि हुई है ना? पिछले वर्ष कितना था? पिछले वर्ष था, पिछले वर्ष उपभोग व्यय कंजप्शन करने का जो खर्च है वो कितना था 2022-23 में, है ना? 3,773 रुपए, ये पिछले वर्ष का है। ठीक है? और यदि इसमें ये जो खर्च हो रहा है, कितना? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है? 4,122 रुपए। इसमें से यदि निःशुल्क मिलने वाली जो वस्तुएँ हैं, उनका मूल्य भी जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? क्या किया जाए? यदि निःशुल्क मिलने वाली, ग्रामीण स्तर पर बहुत से संसाधन क्या मिलते हैं? निःशुल्क मिलते हैं। तो उनका यदि मूल्य जोड़ दिया जाए तब खर्च क्या होगा? मासिक उपभोग खर्च क्या होगा? पर पर्सन, एक व्यक्ति का, ठीक है? वस्तुओं का मूल्य जोड़ लें, तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना हो जाएगा? इस सर्वे के माध्यम से पता चला 4,247 रुपए खर्च होंगे। ठीक है? अब बात करते हैं दूसरी तरफ, किसकी? शहरी क्षेत्रों की। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय औसत मासिक जो पूरे महीने का है, एक व्यक्ति का कितना निकलेगा? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में कितना है?
₹6,996, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी ग्रोथ हुई है? 8.3% की ग्रोथ हुई है। पिछले वर्ष कितना था? 6,459 रुपीज। कब? 2022-23 में। ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई? 8.3%। अब आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाना था कि निःशुल्क मिलने वाली जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य जोड़ दिया था, तो आपने जाना कि 4,247 रुपए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय था। इसी प्रकार यदि शहरी क्षेत्रों में जो वस्तुएं निःशुल्क मिलती हैं उनका मूल्य जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति पर पर्सन। निःशुल्क निःशुल्क वस्तुओं का मूल्य जोड़ देने पर क्या आएगा? उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। ₹7,000 समझ गए कितना है? 7078 रुपीज होगा। ठीक है, तो ये आपने जाना कि ये जो सर्वे करवाया है सरकार करवाती है, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-24, जो कि मोस्पी इसे जारी करती है। ठीक है, और परिवार का उपभोग और खर्च क्या है, कंजप्शन कितना कंज्यूम करते हैं और कितना खर्च करते हैं, इसे जानने के लिए सरकार करवाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना खर्च होता है प्रति व्यक्ति मासिक? 4,122। शहरी क्षेत्रों में कितना होता है? 6,996 रुपए। और क्या जोड़ देने पर वैल्यू आप देख रहे हैं बढ़ जाता है या देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप देख रहे हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच का अंतर क्या है? काफ़ी है। उनके उपभोग में, कंजप्शन में और उनके खर्च में क्या है अंतर? काफ़ी है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच का अंतर इस सर्वेक्षण में बताया गया कि लगातार कम हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रामीण और शहरी खर्च के बीच का अंतर लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपको तो काफ़ी दिख रहा होगा, है ना? तो किस तरह से कम हो रहा है? कुछ देखते हैं। बात करें वर्ष 2011 और 12 की। उस समय शहरी क्षेत्र का प्रति व्यक्ति खर्च ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 84% अधिक था। 2011-12 में क्या था? शहरी क्षेत्र का प्रति व्यक्ति खर्च ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 84% अधिक था। समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा था शहरी क्षेत्र में खर्च और ग्रामीण क्षेत्र में खर्च क्या है? बहुत कम है। लेकिन इसी क्रम में हम आगे देखें तो 2022-23 में तो ये जो आप देख रहे हैं अंतर कितना है? 84% है। ये घटकर कितना रह गया? 71% रह गया, ये अंतर। और वहीं जब हम 2023-24 में देखते हैं, ये जो सर्वे आया है, इसमें अंतर कितना रह जाएगा? 70%। ठीक है? तो ये अंतर क्या है? कम हो रहा है क्योंकि पहले तो 84% था, अभी आपने जाना 70% अंतर अभी भी है।
इसका मतलब है ये जो अंतर कम हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, कंजप्शन में वृद्धि हुई है ना? कंजप्शन में वृद्धि हुई है। अंतर कम होगा तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में, आप इसे स्पष्ट तौर पर अलग से लिख लें। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग में वृद्धि हुई है। उपभोग में वृद्धि हुई है ना? ये अंतर कम होने का ये अर्थ है। अब बात करते हैं, सबसे अधिक औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ दर्ज की गई भारत में? सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय दर्ज कहाँ की गई? सबसे अधिक, इसे आप क्या कहेंगे? मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग के व्यय को मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म MPCE, MPCE, ठीक है? तो भारत में सबसे अधिक औसत MPCE कहाँ दर्ज की गई? सबसे अधिक दर्ज की गई भारत में सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। कितनी? सिक्किम में ग्रामीण सिक्किम में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है और शहरी क्षेत्रों में कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च किया जा रहा है, कितना कंज्यूम किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में है 9,377 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 13,927 रुपए, ठीक है? जो राष्ट्रीय औसत से भी बहुत ज्यादा है। वहीं बात करें, सबसे कम औसत MPCE भारत में किस राज्य का है? सबसे कम औसत MPCE, अब आप जानते हैं MPCE क्या है, तो किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। कितना? ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर, हम दो स्तरों पर देखेंगे। शहरी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कितना है एक्सपेंडिचर? 2,739 रुपए। ग्रामीण शहरी स्तर पर 4,927 रुपए खर्च है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो ये सबसे कम है। भारत में सबसे ज्यादा पर कहाँ पर है? MPCE सिक्किम में। सबसे कम कम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। वहीं इसके साथ ही बात करें, उड़ीसा में ग्रामीण MPCE, उड़ीसा में ग्रामीण स्तर से, ठीक है, ये याद रखना, ग्रामीण MPCE में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि
दर्ज की गई है। ग्रामीण स्तर पर जो खर्च है उसमें सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है? और वहीं पंजाब में शहरी स्तर पर जो शहरी एमपीसीए है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, वो उसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ? पंजाब में। ये तो सर्वाधिक हुआ, न्यूनतम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ग्रामीण एमपीसीई महाराष्ट्र में ग्रामीण स्तर पर न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई है। न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक में शहरी स्तर पर जो एक्सपेंडिचर है उसमें न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है? और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। क्या? इस सर्वेक्षण के माध्यम से ये भी पता चलता है कि 18 राज्यों में शहरी ग्रामीण अंतर, शहरी और ग्रामीण अंतर कहाँ पर ज़्यादा है भारत में? तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक जो शहरी ग्रामीण अंतर है, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। कितना अंतर होगा? लगभग 83%। इतना अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है? इसके विपरीत इसके विपरीत सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है, तो कहीं कम भी होगा ना कि सबसे कम ग्रामीण शहरी अंतर अंतर जो है कहाँ पर देखने को मिल रहा है? इसके विपरीत सबसे कम ग्रामीण शहरी अंतर कहाँ है? केरल में। कितना? लगभग 18%, है ना? लगभग 18%। इस सर्वेक्षण में एक गुणांक के बारे में जानने को मिलता है। क्या है वो? गिनी गुणांक। क्या है? गिनी गुणांक। पहले गिनी गुणांक जान लेते हैं, फिर आगे जानते हैं उसके बारे में। गिनी गुणांक परिवारों के बीच जो आय असमानता होती है, उसे मापता है। क्या करता है? परिवारों के बीच आय असमानता को मापता है ना? 0 और 1 इन 2 अंकों के माध्यम से कितनी असमानता है परिवारों के बीच, ये पता चलता है। 0 है तो पूर्ण समानता, ठीक है? और यदि 1 है तो पूर्ण असमानता। इसके बीच की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो अब हम जानते हैं आय असमानता में कमी को दर्शाता है गिनी गुणांक। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, इसकी ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहाँ का जो उपभोग व्यय का गिनी गुणांक है, इसका उपभोग व्यय का जो गिनी गुणांक है, कितना है? सबसे पहले तो वर्ष 2022-23 में कितना था? 0.266, है ना? से घटकर कितना हो गया है 23-24 में? 23-24 में हो गया है 23-24 में
0.237 हो गया है ना? ये बात यहीं करें शहरी क्षेत्रों की, तो उनका जो गिनी गुणांक है, क्या हुआ है उनका गिनी गुणांक? 0.314 से घटकर कितना हो गया है? 0.284 पर आ गया है। यदि इस सर्वेक्षण के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि ग्रामीण भारत जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके परिवार, औसत परिवार अपने कुल मासिक खर्च का लगभग 47% खाद्य में खर्च कर देते हैं। ठीक है, फूड सेक्टर में खर्च कर देते हैं। वहीं यदि शहरी क्षेत्रों की बात करें, शहरी भारत की बात करें, तो शहरी भारत का जो औसत परिवार है, उसमें 40% हिस्सा क्या होता है? फूड पर खर्च होता है, खाद्य पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी-बड़ी बातें हैं। पारिवारिक सर्वेक्षण जो उपभोग और व्यय को समझने के लिए जारी किया है मोस्पी ने, उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक को क्या है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2025। ठीक है, किसके द्वारा ये जो आउटलुक जारी किया गया है, जो रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? एडीबी के द्वारा, एडीबी द्वारा जारी किया जाता है। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी रिपोर्ट जो है, मुख्य रिपोर्ट मार्च अप्रैल में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रकाशित हुई है। और इसके अनुसार क्या है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो जारी किया गया है, इसके अनुसार जो क्षेत्रीय ग्रोथ रेट है, क्या? क्षेत्रीय विकास दर, क्षेत्रीय वृद्धि दर, वो 2025 में कितनी? 4.9% और 2026 में 4.7% अनुमानित है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के अनुसार। ठीक है, बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये एक जान सकते हैं आप डेवलपमेंट बैंक है, एशिया के डेवलपमेंट के लिए है। इसकी स्थापना कब की गई? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, सदस्य कुल 68 सदस्य हैं। कम दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। एडीबी क्या करता है? कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे मान लीजिए नेपाल को सड़क बनानी है, तो क्या करेगा? ऋण लेगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे कम दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी।
2025 ये रिपोर्ट जारी की गई है। कौन जारी करता है? WTO द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वर्ष में एक बार जारी होती है ये रिपोर्ट, वर्ष में एक बार। और इस रिपोर्ट के अनुसार बाजार विनिमय दरों पर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? बाजार विनिमय दरों पर, व्यापार से जुड़ा हुआ है ये, है ना? ये रिपोर्ट व्यापार से जुड़ी हुई है, तो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। बाजार विनिमय दरों पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2024 में कितनी? 2.9%, 2.9% बताई गई है। और कहा गया है इसमें कि व्यापार 2025 में व्यापार में क्या होगा? 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापार के संदर्भ में देखें इसके माध्यम से तो पाएंगे कि 2025 में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है व्यापार के संदर्भ में। और यदि क्या तनाव बना रहा, जैसे कि रूस यूक्रेन का संघर्ष है, खाड़ी क्षेत्रों में जो संघर्ष है, उससे क्या प्रभावित हो रहा है? ट्रेड प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। यदि ये संघर्ष बना रहा, तनाव बना रहा या तनाव और बढ़ गया, तो जो गिरावट होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। कितनी? व्यापारिक या व्यापार तनाव यदि बढ़ा, यदि व्यापार तनाव बढ़ा तो गिरावट कितनी बढ़ जाएगी? 1.5% तक गिरावट हो सकती है। किसमें? व्यापार में। ठीक है, वैश्विक स्तर पर बात कर लेते हैं WTO की। WTO इस रिपोर्ट को जारी करता है। WTO क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापना हुई थी इसकी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कैसे? 1994 में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसकी स्थापना हुई थी। WTO से पहले व्यापार कौन देखता था वैश्विक स्तर पर? गैट। WTO से पहले कौन सी संस्था थी? गैट, GATT। भारत WTO और गैट दोनों का हिस्सा है। पहले गैट का था, फिर WTO का। तो लिख लेते हैं, भारत 1995 से WTO का सदस्य है ना? और गैट का भी, यहाँ भी लिख लो आप। भारत 1948 से इसका हिस्सा है। ठीक है, WTO वैश्विक व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के स्तर पर जितना भी व्यापार किया जाता है देशों के द्वारा, उसका 98% का प्रतिनिधित्व कौन करता है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। जरूरी लग रहा है? लिख दे, चलो लिख लो। वैश्विक व्यापार का 98%
प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई है। किस क्षेत्र में? परोपकार, उदारता। परोपकार के क्षेत्र में 100 कितने? 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। किस वर्ष की? 2025। किसने प्रकाशित की है ये सूची? टाइम पत्रिका ने। टाइम पत्रिका ने प्रकाशित की है ये सूची, ये लिस्ट 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो परोपकार के क्षेत्र में अग्रणी है या अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। इस सूची में 4 श्रेणियां हैं जिसमें टाइटन, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर्स। हम इन 4 श्रेणियों में से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देखने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम है? और जिन्हें हम देख रहे हैं वो टाइटन श्रेणी में है। ठीक है, क्या नाम है उनके? पहला नाम है डेविड बेखम। डेविड बेखम, ये कौन है? पूर्व फुटबॉल स्टार हैं और यूनिसेफ के राजदूत भी हैं। पूर्व फुटबॉल स्टार। अगला कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग। इसके बाद ओप्रा विनफ्रे, मीडिया आइकन है, परोपकारी हैं और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण से दशकों से क्या है? केंद्रित हैं इसके लिए। भारत में देखें तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अतिरिक्त अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के संस्थापक हैं और भारत के सबसे बड़े परोपकारी दाताओं में अग्रणी हैं। भारत के सबसे बड़े परोपकारी दाताओं में अग्रणी हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? अंकटाड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? अंकटाड द्वारा। इंग्लिश में UNCTAD, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है जो जारी की गई है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय निवेश। डिजिटल जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किसके द्वारा जारी की जाती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्री के लिहाज से आपसे यही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। डिजिटल
व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। ठीक है? क्या है इसके अनुसार? ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, ये क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बताती है रिपोर्ट कि एफडीआई में 4% की वृद्धि हुई है। एफडीआई में 4% की वृद्धि हुई है। लगभग वैश्विक स्तर पर विश्व निवेश रिपोर्ट है तो वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर एफडीआई में 4% की वृद्धि हुई है। लगभग 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि हुई है। ठीक है? लेकिन ध्यान से अगर देखें तो पाएंगे कि एफडीआई का प्रवाह जो था वो क्या था? अस्थिर था। तो ये जो वृद्धि दिख रही है ये कृत्रिम रूप से वृद्धि हुई है। अन्यथा एफडीआई प्रवाह में 11% की गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है? कहाँ थी अस्थिरता? अस्थिरता कंड्यूट इकोनॉमी, मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था में प्रवाह क्या था? अस्थिर था। किसका? एफडीआई का। आप सोच रहे हैं हमें तो दोनों ही बातें नहीं पता है, ना एफडीआई और ना ही कंड्यूट इकोनॉमी या मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बताऊंगी। मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर अस्थिरता थी एफडीआई के प्रवाह की? अस्थिरता थी जिसके कारण क्या हुआ? कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से एफडीआई बढ़ा, है ना? जो दिख रहा है एफडीआई में 4% की वृद्धि हुई। अदरवाइज अगर इसे ध्यान ना दे तो क्या होगा? एफडीआई का जो प्रवाह है उसमें 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है? गिरावट दर्ज की गई और लगातार दूसरे वर्ष ये भी पता चलता है हमें कि लगातार दूसरे वर्ष एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है? और 2025 के संदर्भ में अगर देखें तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? वर्ष 2025 के संदर्भ में जो रिपोर्ट है ये, इसमें 2025 के संदर्भ में 2025 का जो दृष्टिकोण है निवेशकों का, किसका? निवेशकों का, जो पैसे निवेश करते हैं। ठीक है? उन्हें क्या कहते हैं? निवेशक कहते हैं। वो क्या है? नकारात्मक है, नेगेटिव है। क्या होगा इससे? निवेशकों को उच्च स्तर पर बड़े पैमाने पर अनिश्चितता बनी हुई है। अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशकों को उच्च स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। ठीक है? इससे पहले आप कुछ कंफ्यूज हो, मैं आपको एफडीआई बता देती हूँ। बार बार एक शब्द आ रहा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या होता है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। निवेश में क्या करेंगे? पैसे, है ना? पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं। जैसे फैक्ट्री लगाना, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश में, जैसे अमेरिका भारत में फैक्ट्री लगाए, है ना? तो ये क्या है? फैक्ट्री लगाना या फिर ऑफिस खोलना, मशीन कोई बड़ी वहां पर भारत में लगाई जाए, किसी दूसरे देश में टेक्नोलॉजी वहां पहुंचाई जाए, या फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया जाए। ये क्या है? एफडीआई है, लंबी अवधि के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, लंबी अवधि के लिए। और स्थायी संरचना आप कह सकते हैं, लगभग स्थायी संरचना पर निवेश किया जाए तो वो एफडीआई के अंतर्गत आएगा। या फिर किसी देश की कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी यदि आप ले लेते हैं तो भी क्या होगा? एफडीआई कहलाएगा। ज्यादा हिस्सेदारी से क्या मतलब है? 90%? नहीं, ज्यादा हिस्सेदारी से मतलब बस इतना है कि किसी देश की कंपनी में आपका 10% से अधिक शेयर आपके पास है तो वो क्या हो जाएगा? एफडीआई हो जाएगा। ठीक है, एफडीआई कहलाएगा। लिखना चाहते हैं? लिख लीजिए। जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश में लंबी अवधि के लिए, इसके लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, जैसे फैक्ट्री लगाना, है ना, ऑफिस खोलना, या फिर किसी देश की कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी लेना, किसी देश की कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी लेना, ज्यादा कितना? 10% से अधिक शेयर। किसी के पास 10% से अधिक शेयर हैं, 11% है, 10% से ज्यादा हुआ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? एफडीआई होगा। एफडीआई दो तरह के होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड एफडीआई कौन सा है? ग्रीन फील्ड क्या होता है? जब कोई नई कंपनी लगाई जाती है, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ नई कंपनी लगाई जा रही है, नई संरचना बनाई जा रही है, वो क्या है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन फील्ड निवेश है। और बात करें ब्राउन फील्ड निवेश की, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की, तो ब्राउन फील्ड क्या होता है? पहले से संरचना किसी कंपनी की, किसी फैक्ट्री की उपस्थित होती है, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं या फिर कुछ उसमें जोड़ा जाता है, ऐड ऑन किया जाता है कि यहाँ पर सड़क बना देते हैं, यहाँ पर कोई पार्क बना देते हैं, ऐसे कुछ भी जो जरूरत हो, वो क्या है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ब्राउन फील्ड में पूरी तरह से क्लियर रखिए कि संरचना पहले से बनी हुई होती है। ग्रीन फील्ड में ग्रीन फील्ड से एक परसेप्शन बना लीजिए कि वो नई संरचना वहां पर बन रही है, नई कंपनी, नई फैक्ट्री, जो कुछ भी कहीं किसी प्रोजेक्ट में हो, लिखा हो कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब वहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पर कुछ नहीं है, वो प्रोजेक्ट वहां पर खुद पहली बार बनेगा। ठीक है, क्या महत्व होता है एफडीआई का? नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे भारत में एफडीआई आएगा तो नई टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट का अनुभव है, रोजगार बढ़ेगा, बुनियादी सॉरी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया होगा, उद्योगों का विकास होगा, तो ये सब होगा। एक उदाहरण के तौर पर आप एक फैक्ट्री या कंपनी को देखेंगे, तो जब एक कंपनी खुलेगी तो सबसे पहले तो उसमें काम करने के लिए रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब कंपनी बन के तैयार होगी तो वो काम करेगी तो वो अलग स्तर से रोजगार देगी। लोगों के पास रोजगार होगा तो पैसा होगा तो क्या करेंगे? लोग खर्च करेंगे उपभोग में, है ना? उपभोग में खर्च होगा तो वो मार्केट में पहुंच गया, मार्केट में क्या होगा? मार्केट वो चलेगा फिर आसानी से, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो मांग बढ़ेगी। ये पूरा एक चक्र है। इस तरह से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से क्या होती है? ग्रो करती है। ठीक है, तो एफडीआई जिस देश में ज्यादा आता है वो देश तेजी से विकसित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने इसी में एक शब्द पढ़ा है, मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था, उसे भी जान लीजिए क्या है वो, है ना? ये आपने अभी ऊपर देखा होगा, जब कोई देश
या अर्थव्यवस्था खुद ज्यादा उत्पादन या व्यापार ना करे, ठीक है। कोई देश, सपोज ये कोई देश है, ये स्वयं कोई ज्यादा उत्पादन, ये देश मान लेते हैं कोई देश है, ये स्वयं ज्यादा उत्पादन या व्यापार नहीं करता, केवल विदेशी पूंजी निवेश या व्यापार को क्या करता है, केवल विदेशी पूंजी निवेश या व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, तो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था। मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती है, मध्यवर्ती अर्थव्यवस्था या कंडुइट इकोनॉमी कहलाती है। जैसे जैसे सिंगापुर, अब अमेरिका को या ब्रिटेन को कोई निवेश करना है भारत में, तो वो सीधे नहीं करते हैं, क्या करते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वहां निवेश करते हैं और फिर भारत आते हैं। या फिर मॉरिशस, क्यों, वहां पर क्यों खोलते हैं पहले अपनी कंपनी की ब्रांच, इसलिए क्योंकि वहां पर टैक्स बहुत कम है। ऐसी कंट्रीज को आपने सुना होगा, सिंगापुर, मॉरिशस, यहाँ से भारत में बहुत एफडीआई आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि वहां पर टैक्स बहुत कम है, कंपनीज को टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता है। ऐसी कंपनी, ऐसे जो देश होते हैं लाइक सिंगापुर, मॉरिशस, इन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स बहुत कम पड़ता है। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसी यहाँ की जो कंपनीज हैं वो पहले सिंगापुर या मॉरिशस जाती हैं, फिर वहां से भारत आती है। सामान उनको कहाँ बेचना है, भारत में ही बेचना है, लेकिन सीधे ना आकर सिंगापुर और मॉरिशस से होकर आती हैं, ताकि उन्हें टैक्स कम देना पड़े, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। अब आपको ये दोनों ही बातें पता चल गई, तो हम, जो टॉपिक था हमारा क्या था, विश्व निवेश रिपोर्ट, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आगे जान लें। 2024 में एफडीआई इनफ्लो कितना रहा, में भारत का स्थान कौन सा था। इनफ्लो मतलब भारत में आना, ठीक है, हमारी तरफ आ रहा। आउटफ्लो मीन्स पैसा बाहर जाना, ठीक है, एफडीआई का बाहर जाना। एफडीआई में क्या जाएगा, पैसा जाएगा। और भी रूप है समझने के लिए। भारत का 15वां स्थान, 2023 में कौन सा स्थान था, 16वें स्थान पर था। कब, 2023 में। अगर सबसे ज्यादा इनफ्लो एफडीआई कहाँ पर सबसे ज्यादा गया है, उसकी बात करें तो 2024 में यूएसए, अमेरिका, फिर सिंगापुर, अमेरिका, फिर सिंगापुर और हांगकांग, इतना काफी है। अगर वहीं बात करें हम 2024 में एफडीआई आउटफ्लो, बाहर गया है ना, बाहर जाने में भारत का स्थान कौन सा है, 18वें स्थान पर है। कब, 24 में। 23 में क्या था, 23 में 23वें स्थान पर था भारत, 2023 में। 2024 अगर विश्व के स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा आउटफ्लो कहाँ से हुआ, यूएसए, फिर जापान, फिर चीन, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, नंबर्स पर या ऐसे आंकड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र दौड़ा लेंगे तो सही रहेगा, ताकि क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर लें। ठीक है? अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक? विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है। सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है? सरल शब्दों में, है ना? 2025। ठीक है? कौन जारी किया है? फोर्ब्स पत्रिका। फोर्ब्स द्वारा इसे जारी किया गया है। ये अमेरिकी बिज़नेस पत्रिका है। ठीक है? इसने जारी की है ये सूची। इस सूची के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार, फोर्ब्स के अनुसार क्या है? पुर्तगाल के प्रसिद्ध एथलीट कौन से हैं? खिलाड़ी आप लिख लीजिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी। प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये लगातार लगातार तीसरे वर्ष और और अपने कैरियर में अपने कैरियर में पांचवी बार इस सूची में इस सूची में शीर्ष पर हैं। ठीक है? तो पहले स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हें सबसे ज्यादा भुगतान किया जाता है। तो अब पहले स्थान पर कौन है आपको पता चल गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, एक बार हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नाम लिख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। इसके बाद स्टीफन करी बास्केटबॉल प्लेयर हैं, जो कि यूएसए के हैं। और थर्ड है टाइसन फ्यूरी। ये बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? यूके के, यूनाइटेड किंगडम। और फिफ्थ पोजीशन पर हैं लियोन मेसी। किस पोजीशन पर? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिफ्थ पोजीशन पर है। फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये भी, फिफ्थ। कहाँ से हैं? अर्जेंटीना। अगला टॉपिक है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025।
कब की गई इस अवार्ड की घोषणा? 9 अप्रैल 2025 को। कहाँ? मैड्रिड, स्पेन में। स्काई ट्रैक्स द्वारा। और इसने बताया, क्या बताया कि सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये तो हुआ शीर्ष पर कि पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है। बात कर लें, सबसे पहले लिख लेते हैं सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, ये शीर्ष पर है, ये पहले स्थान पर है। इसके बाद किसका नंबर है? सेकंड पोजीशन पर हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये कहाँ पर है? कतर में। इसके बाद थर्ड नंबर पर है टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। टोक्यो तो आप जानते हैं, जापान, जापान का हवाई अड्डा है, ये थर्ड नंबर पर है। तो हम बात करते हैं कि भारतीय हवाई अड्डे जो इतने सारे हैं उसमें से कोई इसमें शामिल हो पाया? तो भारत का नई दिल्ली स्थित एक हवाई अड्डा है। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जिसे कौन सी रैंक मिली? 32 रैंक पर है। इसके बाद है कैंपेगौड़ा, भारत का ही है। कहाँ? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इसे स्थान मिला है, कौन सी रैंक मिली है? 48 रैंक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के 2 हवाई अड्डे जो हैं जिनको क्या रैंकिंग दी गई है। विश्व स्तर पर देखेंगे तो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा सबसे अच्छा हवाई अड्डा, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। और भारत में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में बेस्ट है। लेकिन इस रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे, रैंकिंग के अनुसार देखेंगे तो 32 रैंक पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट स्थित है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।